आज की क्लास का विषय है चंद राजवंश भाग 2। पिछले पार्ट में हमने देखा था। अब इस पार्ट में है राजा इंद्रचंद, जिसने रेशम उद्योग बनाया था, का व्यापार करवाया था। भारतीय चंद्र का 12 वर्षीय ऐतिहासिक युद्ध, नई जाति का उदय और राजधानी परिवर्तन की पृष्ठभूमि। भीष्मचंद, ठीक है। तो सोमचंद के बाद चंद्रवंश के राजाओं ने अपनी सीमाओं को चंपावत से बाहर फैलाना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ ऐसे राजा हुए जिन्होंने कुमाऊं के इतिहास, समाज और आर्थिकी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसमें पहला राजा था राजा इंद्रचंद। कौन? राजा इंद्रचंद। इसी के समय क्या हुआ था? कुमाऊं का रेशम उद्योग, ठीक है, सिल्क किंग। चंद वंश का चौथा राजा हुआ इंद्रचंद, ये चौथा था। इंद्रचंद ने कुमाऊं में पहली बार रेशम के कीड़े पालने और रेशम का कपड़ा बनाने के कारखाने शुरू किए। रेशम कीड़े पाले और क्या किया? रेशम के कपड़े बनाए, रेशम के कपड़े बनाने का कारखाना लगवाया। किसने? इंद्रचंद ने। अब जब कपड़े बनाएगा तो कहीं बेचेगा भी तो इसने क्या किया? चीन से व्यापार किया। रेशम के कीड़े और कताई की तकनीक सीखने के लिए उसने अपने दूत चीन भेजे। उसने तिब्बत और चीन के साथ व्यापारिक मार्ग खोले। चीन प्लस तिब्बत के साथ व्यापारिक मार्ग खोले इसने। व्यापारिक मार्ग खोले। अब है पटवा और बफदार। रेशम का काम करने वाले स्थानीय कारीगरों को पटवा कहते थे। अब दो चीज़ हैं, स्थानीय रेशम कारीगर को कहते थे पटवा, ठीक है, और रेशमी कपड़ों को बुनने व रंगने वाले विशेषज्ञों को। अब है बफदार। क्या? बफदार ऐसे बोलते हैं, रेशम के कपड़ों को रंगने वाला। यह शब्द प्रशासनिक और व्यापारिक शब्दावली का हिस्सा है, इन्हें मिस मत कीजिएगा कभी भी। झूठ बोलना प्रथा क्या थी वहाँ पे? जिसे बोलते हैं कुथला बोरा प्रथा। कुथला बोरा प्रथा जिसे बोलते थे झूठ बोलना प्रथा। झूठ बोलना प्रथा क्या थी? कुमाऊं में एक लोक प्रथा प्रचलित थी कि जितना बड़ा झूठ बोलोगे रेशम के कीड़े उतने ही ज़्यादा पैदा होंगे और रेशम उतना ही अच्छा बनेगा। इस अफवाह या प्रथा को हवा देने का श्रेय इंद्रचंद को ही जाता है, ठीक है। अब भारत में क्या हो रहा था? भारत में रेशम और कनिष्क का नियंत्रण। जब हम इंद्रचंद का रेशम उद्योग पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास का रेशम मार्ग याद आना चाहिए। चीन से रोम जाने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग पर भारत के कुषाण राजा कनिष्क ने पूर्ण अधिकार कर लिया था और इंद्रचंद ने सदियों बाद उसी चीनी तकनीक को सीधे हिमालय मार्ग से कुमाऊं की पहाड़ियों में उतारा था। अब इंद्रचंद और रेशम उद्योग से यूके SSC ने पिछले एग्जाम में 5 से 6 बार प्रश्न पूछे अभी तक। सबसे बेसिक प्रश्न था कि कुमाऊं में रेशम उद्योग किस चंद राजा ने शुरू किया था। अब नए पैटर्न पे क्या पूछ सकता है? वो नया पैटर्न बनाएगा कि चंद शासक इंद्रचंद के शासनकाल में कुमाऊं में विकसित हुए रेशम उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित तकनीकी या सामाजिक शब्दावली पर विचार कीजिए। अब जैसे पटुआ है, बफदार क्या है, और इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन की और तकनीक भारत के मैदानी भाग के बुनकरों से सीखी थी। ये सब चीज़ वो देगा कि पटुआ क्या होता था, बफदार क्या होता था, ये उसने
रेशम बनाने की तकनीक कहाँ से सीखी थी? ये ऑप्शन आएंगे और जिसने ढंग से पढ़ा होगा वही ऑप्शन टिक कर पाएगा। अब इंद्रचंद के बाद आते हैं हम किस पे? भारती चंद पे। भारती चंद, चंद्रवंश का 35वां राजा था ये, 35वां राजा भारती चंद। यह चंद्रवंश का पहला ऐसा राजा था जिसने नेपाल के राजाओं यानी डोटी के मल्ल राजाओं की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और टैक्स देना बंद कर दिया। इसने नेपाल को टैक्स देना क्या किया? बंद किया। नेपाल को टैक्स देना बंद कर दिया। ठीक है, अब बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? लड़ाई तो होगी, वो कहेंगे कि क्यों नहीं दे रहा टैक्स। तो फिर क्या हुआ? 12 वर्षीय युद्ध हुआ। 1451 से 1462 तक। भारती चंद किस किस के बीच में? भारती चंद और डोटी यानी नेपाल के बीच में। अब इसमें कुछ शब्दावली आती है जैसे कटक। ये इस बार आया था 2026 जून के एग्ज़ाम में आया है। कटक क्या है? कटक था, इस लंबे युद्ध के दौरान भारती चंद की सेना ने नेपाल की सीमा पर कई सालों तक सैन्य शिविर डाले रखे। इन शिविरों को स्थानीय भाषा में कटक कहा जाता था। सैन्य शिविरों को कटक कहा गया। और कटक कर भी होता था, तो सैन्य शिविरों के लिए या सेना के लिए कर। ठीक है, अब इसमें नायक जाति की उत्पत्ति होती है। अब नायक जाति क्या थी? नायक जाति 12 साल तक युद्ध में रहने के कारण चंद सैनिकों ने स्थानीय नेपाली डोटी महिलाओं के साथ अनौपचारिक संबंध बना लिए। इन संबंधों से जो संतानें पैदा हुई उन्हें इतिहास में नायक कहा गया, यानी चंद सैनिक प्लस नेपाल की महिलाओं द्वारा जनित बच्चे क्या थे? नायक। इस प्रकार कुमाऊं में एक नई जाति नायक जाति का उदय हुआ, जिसकी महिलाओं को बाद में सामाजिक कुप्रथाओं का सामना करना पड़ा, जैसे वेश्यावृत्ति, जिसे स्वतंत्रता के बाद नायक जाति सुधार अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो नायक जाति का सुधार भी हुआ, ठीक है, बाद में स्वतंत्रता के बाद। जीत और स्वतंत्रता। अंततः भारती चंद ने डोटी के राजा जयमल को हराया और कुमाऊं को पूरी तरह स्वतंत्र किया। तो किसने? भारती चंद ने 12 वर्ष बाद जयमल को हराया। ठीक है, और कुमाऊं को स्वतंत्र घोषित किया। कुमाऊं को स्वतंत्र घोषित किया। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसे देखें तो विजयनगर साम्राज्य की नायक व्यवस्था थी। जब भारती चंद कुमाऊं में डोटी से युद्ध लड़ रहे थे, ठीक उसी समय 15वीं शताब्दी यानी दक्षिण भारत के महान विजयनगर साम्राज्य का शासन था। विजयनगर साम्राज्य में राजा के सबसे शक्तिशाली प्रांतीय गवर्नरों और सैन्य कप्तानों को नायक कहा जाता था। भारत के इतिहास में नायक एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और सैन्य पद था, जबकि उत्तराखंड के चंद इतिहास में लंबे युद्ध के सामाजिक प्रभाव के कारण नायक एक विशिष्ट सामाजिक जाति के रूप में उभरी। परीक्षक इस अंतर पर आपकी समझ जान सकता है। भारती चंद का अब एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है? एग्जामिनर का युद्ध, भारती चंद का युद्ध और नायक जाति से
ROARO और लोअर PCS में 4 से 5 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला सीधा प्रश्न आता था कि किस राजा के समय नायक जाति की उत्पत्ति हुई? वो था भारती चंद। और 2026 के नए पैटर्न में परीक्षक युद्धकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और करों को मिलाकर एक प्रश्न तैयार करता है। वो बोल सकता है कि चंद शासक भारती चंद द्वारा डोटी यानी नेपाल के विरुद्ध लड़े गए 12 वर्षीय ऐतिहासिक युद्ध के राजनीतिक और सामाजिक परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत है? जैसे पूछ सकता है कि इस युद्ध के सफल परिणाम के बाद चंद राजवंश डोटी के मल्ल राजाओं के कर यानी टैक्स देने वाले राजा के चंगुल से मुक्त हुआ। या दूसरा ऑप्शन है कि युद्ध के दौरान सीमा पर स्थापित अस्थायी सैन्य छावनियों को कटक कहा जाता था। इस युद्ध के कारण उत्पन्न हुई नायक जाति को की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया। या इस लंबे युद्ध का खर्च उठाने के लिए भारतीय ने कुमाऊं की जनता पर पहली बार जूलिया कर लगाया। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि जूलिया नदी का टैक्स था। शुरुआत सोमचंद के समय की प्रारंभिक व्यवस्था में हो चुकी थी। भारतीय ने युद्ध के विशेष आपातकालीन सैनिक सहायता ली थी, न कि जूलिया कर का आविष्कार किया था। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर। आपको समझने की ज़रूरत है, ढंग से पढ़ो। अब आते हैं हम किस पे? भीष्मचंद पर। भीष्मचंद क्या है? राजधानी परिवर्तन का फैसला। जैसे जैसे चंद्र साम्राज्य बढ़ा हुआ, चंपावत से पूरे कुमाऊं पर नियंत्रण रखना मुश्किल होने लगा, क्योंकि चंपावत नेपाल के पास में ही था। इसी समस्या को भांपते हुए राजा भीष्मचंद ने 1555 से लेके 1560 एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। वो था राजधानी परिवर्तन का। तो पहला था खगमरा किला, ये अल्मोड़ा में है। भीष्मचंद ने चंपावत से राजधानी को अल्मोड़ा स्थानांतरित करने की योजना बनाई। उसने अल्मोड़ा में खगमरा किला बनवाया। ठीक है, और दूसरा आता है कि इसमें क्या हुआ कि हत्या का षड्यंत्र। भीष्मचंद अपनी राजधानी पूरी तरह बदल पाता उससे पहले ही कत्यूरियों के एक सामंत गजवा खशिया ने धोखे से किले के भीतर उसकी हत्या कर दी। किसकी? भीष्मचंद की। पर राजधानी शिफ्ट का ट्राई किया, बदला नहीं। ठीक है, अब प्रशासनिक पद। भीष्मचंद ने अपनी सुरक्षा और किलों की देख रेख के लिए स्थानीय पहाड़ी सरदारों को पोरी का नया पद दिया, जो बाद में चंद प्रशासन का अहम हिस्सा बने। अब आज की क्लास में इसे यहीं समराइज करते हैं। जैसे एक चीज़ है पटुआ। पटुआ क्या था? पटुआ था रेशम के कीड़े पालने वाले, सूत कताई करने वाले चंद कालीन कारीगर। वफदार क्या थे? रेशमी वस्त्रों को रंगने और उनकी बुनाई करने वाले टेक्सटाइल विशेषज्ञ। अब कटक क्या था? कटक भी आया था। किलों और राज यानी चंद शासन में सैन्य शिविर और आर्मी कैंप को कटक कहा जाता था। पौरी क्या था? किलों और राजमहलों की आंतरिक सुरक्षा संभालने वाले विशेष सुरक्षा अधिकारी। नायक क्या थे? ये चीज़ें हमें पौरी मैंने बताया नहीं आया शायद तुम्हें। पौरी मतलब था कि यहीं पे भीष्मचंद ने अपनी सुरक्षा और किलों की देख रेख के लिए हेतु थे। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी होंगी ढंग से। तो हमारा आज चंद्रवंश का दूसरा चरण अपनी पूरी गहराई, रेशम उद्योग के बालिक शब्दों और ऐतिहासिक 12 वर्षीय युद्ध के कॉन्सेप्ट के साथ 100% पूरा होता है। इसकी भी एक दूसरी क्लास आएगी।
अब भीष्मक की अधूरी इच्छा को उसका गोद लिया हुआ पुत्र बालो कल्याण चंद पूरा करेगा, जो राजधानी को चंपावत से पूरी तरह अल्मोड़ा ले जाएगा और मणिकोटि या सिरा पिथौरागढ़ के क्षेत्रों को जीतकर एक साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।